ओ गॉड ओ गॉड, अरे नीचे कूद लो बाबा। सुप्रभात मान्यवर। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग है हमारे ट्रैवल वीडियो से। दरअसल ये वीडियो मैं बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्योंकि ये हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ वीडियो है तो मुझे लगा कि ये दिखाना ज़रूरी है, ख़ास करके उन लोगों के लिए जो इस समय यानी कि मॉनसून में पहाड़ी राज्यों में घूमने के लिए जाना चाहते हैं। आप सब लोग जानते हैं मैं खुद हिमाचल प्रदेश से हूँ। मेरी पूरी लाइफ में सच में ऐसा मौसम, इतनी बारिश और इतना ज़्यादा विनाश मैंने आज तक अपनी आंखों से हिमाचल प्रदेश में नहीं देखा। हमारे यहाँ पे बारिश होती है, लैंडस्लाइड्स होते हैं, बादल फटते हैं, मतलब अलग अलग तरह का कुछ ना कुछ चलता रहता है, ख़ास करके मॉनसून में। लेकिन इस बार जो नुकसान हुआ है वो एकदम एक अलग लेवल का था। वो हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि क्या क्या हुआ है। कुछ ऐसी जगहें हैं जो वापस जिनको आने में कम से कम 10 से 20 साल लग सकते हैं। आगे कुछ आप वीडियोस देखेंगे जो कि खास करके मनाली और कुल्लू के, शिमला के जो है लोगों ने अलग अलग तरह से फिल्माए हुए हैं। तो इन वीडियोस में आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कितनी ज़्यादा तबाही हुई है। और ये जो तबाही हुई है इसका कारण क्या था। बहुत सारे लोग तबाही की बात करते हैं, लेकिन हम लोग इसके कारण के बारे में भी बात करेंगे। ऐसा आखिर क्यों हुआ। आज तक जब भी हिमाचल प्रदेश में इस तरह की कोई आपदा आई है वो इस तरह की खैर नहीं थी, इससे बहुत ही ज़्यादा निचले लेवल की थी। कई बार ब्यास नदी में या सतलुज नदी में, जो हिमाचल प्रदेश की दो बड़ी नदियाँ हैं, ब्यास रिवर जो है मनाली की तरफ से आती है, कुल्लू मंडी होते हुए ये आप जानते हैं आगे की तरफ बढ़ती है, और जो सतलुज रिवर है ये किन्नौर से डिस्ट्रिक्ट शिमला में प्रवेश करती है और उसके बाद ये आगे गोविंद सागर की तरफ जाती है जो कि बिलासपुर में है। और वहाँ से फिर एक डैम है बहुत बड़ा, भाखड़ा डैम आप जानते हैं। भाखड़ा डैम को जो पानी की सप्लाई होती है वो सतलुज नदी ही करती है। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो छोटी छोटी नदियाँ हैं, लेकिन फिलहाल जो तबाही इस बार हुई है वो सिर्फ और सिर्फ ब्यास और सतलुज नदी पे ज़्यादा देखने को मिली है। मनाली के लिए जो हाईवे है वो 4 लेन का बन चुका था, तैयार हो चुका था। जो पर्यटक जाते थे वो बड़ी आसानी से मनाली पहुंच सकते थे। वहाँ पे कोशिश की गई थी पार्किंग बनाने की, क्योंकि वहाँ पे पार्किंग का प्रॉब्लम था। वो सारी सुविधा वहाँ पे थी। तो इस वजह से जो टूरिस्ट है, खास करके इवन नॉर्थ इंडिया का टूरिस्ट जो कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ की तरफ से जो आते थे, वो जैसे मान लीजिए वीकेंड्स होते हैं तो वीकेंड में घूमने चले जाते थे और उसके बाद अपने 1 या 2 दिन बिता के मनाली से वापस आ जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ, जो हाईवे मनाली के लिए है वो पूरा का पूरा बह चुका है। इस हाईवे को आप यकीन नहीं करेंगे कि ये ऐसे लग रहा है कि जो नदी है यहाँ पे कभी हाईवे था ही नहीं। आप इस विजुअल में देखिएगा, जिस जगह पे ये पानी बह रहा है इस समय, ये जो घर लेफ्ट और राइट में आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बीच में से 4 लेन की रोड थी, लेकिन अब आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थर और पानी दिखाई दे रहे हैं। गाइस अभी मैं आपको जो विजुअल दिखा रहा हूँ वो दिखा रहा हूँ नेशनल हाईवे का, मनाली का नेशनल हाईवे। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कोई नदी नहीं है, कोई महानदी नहीं है, ये है मनाली का नेशनल हाईवे। जब भी आप मनाली गए होंगे तो आपने देखा होगा एक ग्रीन टैक्स बैरियर आता है, वहीं के नज़ारे आपको ये नज़र आ रहे हैं। आलू ग्राउंड के हालात दयनीय है, कहीं पता नहीं है। अब यहाँ की कंडीशन इतनी ख़राब होगी, आप देख सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है तो एग्जैक्टली मनाली की स्थिति कितनी खराब होगी। अभी पूरे हिमाचल की स्थिति ऐसी बनी। आगे के जो विजुअल है वो मैं आपको दिखाऊंगा जो कि मनाली का एरियल व्यू है। ये दरअसल ड्रोन शॉट्स हैं। ड्रोन शॉट से आप देखिएगा कितनी भारी तबाही हुई है।
के अलावा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में बहुत सारे ऐसे दूसरे गांव, छोटे छोटे कस्बे हैं जो कई पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। एक सेंज वैली है जहाँ पे एक मार्केट थी, लगभग वहाँ पे 40 से 50 दुकानें होंगी, जिसमें से लगभग 90% जो दुकानें हैं वो बह चुकी हैं। उनमें से अब वहाँ पे दुकानें है ही नहीं। वो पूरी की पूरी जो मार्केट है, आप मान के चलिए मुश्किल से 5 से 10% बची हुई है, बाकी पूरी बह चुकी है। और इसके अलावा एक जगह है थुनाग, यहाँ पे आप देखिएगा कितनी खतरनाक तरीके से, दरअसल ये पीछे पहाड़ पे जो है बादल फटता है और बादल फटने के साथ अपने साथ हमें सबूत लेके आता है कि जो इंसान ने किया है। आप देखेंगे इसमें बहुत बड़े बड़े लकड़ के स्लीपर्स हैं, यानी कि पीछे कहीं ना कहीं कटाई हुई है जंगलों में, और नेचर लोगों को ये दिखा रहा है कि देखो जो तबाही तुम्हारे साथ हो रही है वो तुमने प्रकृति के साथ में की है। पीछे रहो, पीछे जिसने ये तबाही की है वो लोग तो शायद से आराम से घरों में होंगे, लेकिन भुगतना और बेचारे मासूम लोगों को पड़ रहा है। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से जो घर हैं वो 2 सेकंड के अंदर अंदर एकदम से खत्म हो रहे हैं। आप सोचिए पूरी जिंदगी भर की कमाई लोगों ने इसमें लगाई है और आज ये घर है ही नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका एक घर था, बड़ी मुश्किल करके उन्होंने घर बनाया था, लेकिन आज उनके पास रहने के लिए नहीं है। वो कोई अपने रिश्तेदारों के घर में रह रहे हैं या कोई अपने पड़ोसी के घर में रह रहे हैं। तो इस समय जो हिमाचल प्रदेश की जो हालत है वो बेहद बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। जो टूरिस्ट हिमाचल प्रदेश जाने की सोच रहे हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये वाला जो समय है इसको भूल जाइए कि आप हिमाचल प्रदेश में इवन पहुंच भी पाएंगे। मनाली में लगभग 50,000 पर्यटक फंसे हुए थे, जिनको हिमाचल प्रदेश पुलिस एनडीआरएफ की टीमों ने जो है वहां से निकाला, और बहुत मुश्किल से निकाला क्योंकि रोड सारे ब्लॉक हो चुके थे। कहीं जंगल के रास्ते से वो ग्रुप बना के। इसमें एक चीज़ है, जो एजेंसीज हैं इस समय, जैसे हिमाचल पुलिस है या फिर एनडीआरएफ की टीम्स हैं या दूसरे और भी एनजीओज काम कर रहे हैं, वो सच में बधाई के पात्र हैं। मेरी कई टूरिस्ट लोगों से बात हुई है, उन्होंने जो मुझे बताया है कि किस तरह से पुलिस ने जब कई बार उनकी गाड़ियां चल रही थी तो वो उनको लंच बांट रहे थे, कोई कोल्ड ड्रिंक दे रहे थे, जहाँ जहाँ पॉसिबल हो पा रहा था पुलिस लोगों को कोई रिफ्रेशमेंट या कोई लंच, अगर किसी कोई छोटा बच्चा है उनको दूध तक दे रहे थे। और सोशल मीडिया में एक चीज़ और थी कि हिमाचल के लोगों ने, जो खास करके होटल बच गए थे, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं प्लीज़ आप इस आपदा का गलत फ़ायदा मत उठाइए, आप लोगों को इनको सपोर्ट कीजिए। हो सकता है किसी के पास पैसे ना हो, वो एक बजट बना के आया हो कि मुझे 5 दिन ही रहना है और वहाँ पर रहना पड़ रहा है 15 दिन। तो यहाँ के होटलियर्स, उनको भी मेरा नमन। उन्होंने भी बाकायदा सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को खुलेआम कहा कि अगर कोई इस जगह पे फंसा हुआ है, जैसे कोई शिमला में फंसा हुआ है, कोई मनाली में फंसा हुआ है, कोई कसोल में फंसा हुआ है या कोई बंजार में फंसा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि हमारा जो होटल है हम लोगों को फ्री में अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, फ्री में लोगों को खाना देंगे जब तक भी वो आगे अगले पॉइंट तक नहीं जा पाते हैं। तो हिमाचल में ये जो बॉन्डिंग इस समय रही इस आपदा में, ये देखने वाली थी। यहाँ के जो टूरिस्ट हैं, कुछ टूरिस्टों का जो अनुभव है वो आप खुद देख लीजिए। हाँ जी, नमस्ते। मेरा नाम हेतल है, गुजरात से हूँ। मैं बेसिकली योगा एंड एडवेंचर रिट्रीट्स ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। तो यहाँ पे कुल्लू में एक कैंप साइट के साथ डील है मेरा, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना तोश और कसोल साइड भी कुछ कैंप साइट सर्च की जाए। तो मैं 9 जुलाई को निकली यहाँ से, कुल्लू से तोश के लिए। तो पहले तो कसोल गई, तब तक बारिश शुरू हो गई थी। फिर कसोल से आगे मैं तोश गई, तोश में कैंप साइट वगैरह देखा। कुछ 4:30 बजे के आसपास मैं तोश पहुंची। तो वहाँ
मतलब ये होटल वगैरह देखते देखते ही टाइम हो गया और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं तोश रुक जाऊं जहाँ पे मैं कैंप साइट देखने गई थी, या तो फिर मैं वहाँ से नीचे आऊँ बरशेनी से 5 बजे की बस थी। बरशेनी से फिर मैं नीचे मणिकरण तक पहुँच जाऊँ जैसे तैसे करके। मैं मणिकरण उतरी। मणिकरण में पहले भी 2 बार मैं एक होटल में रह चुकी थी, गुरुद्वारा के बाजू में है, तो वहीं पे होटल में मैंने चेक इन किया, गुरुद्वारा में दर्शन किए, सत्संग अटेंड किया, भोजन किया, फिर होटल में जाके वापस सो गई। लेकिन जब सोने के लिए रूम में अकेली ही थी, सोने के लिए जैसे ही आंख बंद करती थी, जैसे नदी की आवाज़ जो थी, बड़े बड़े पत्थर टकराने की आवाज़। वैसे भी पार्वती नदी में बारिश की वजह से फ़्लो बहुत ज़्यादा था और इस बार बारिश भी ज़्यादा थी, तो पत्थरों के टकराने की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आ रही थी। होटल में बार बार शेकिंग हो रहा था, थोड़ा सा वाइब्रेशन जैसा आ रहा था। जैसे तैसे करके नींद कंप्लीट की। रात के 1-2 बजे के करीब मुझे शायद नींद आई थी। सुबह उठी, फ्रेश होके फिर देखा बाहर जाके, तब तो जो पार्वती नदी है उसमें बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया था और लोग, जो नदी के किनारे वाले लोग हैं, जो नदी के किनारे रहते हैं, जिनके कुंड बने हैं, वो लोग अपना सामान ले लेके ऊपर की तरफ जा रहे थे। तो फिर मैंने होटल वाले से बात की कि कैसा है अपना सिस्टम, क्या लगता है आपको। उन्होंने बोला कि जो भी होगा साथ में ही होगा, मरना है तो सबको साथ में ही मरना है, हम भी अपनी फैमिली लेके यहाँ बैठे हैं। वो थोड़ा सा डराने वाला उनका था मतलब। फिर धीरे धीरे नेटवर्क भी कम होने लगा। मेरे पास जियो का है और वोडाफोन का 2 कार्ड है, तो जियो धीरे धीरे नेटवर्क चला गया। फिर वोडाफोन आ रहा था, पहले घर पे इन्फॉर्म किया, भाई को इन्फॉर्म किया पहले, तो मम्मी पापा को बताने से मना किया ताकि वो घबरा जाते हैं सब सुन के। तो भाई से फिर बात कर ली कि ऐसा है, मैं सेफ़ हूँ, झूठ मूठ बोला। और फिर मैंने होटल से चेकआउट करके फिर वहाँ पास में राम मंदिर है, थोड़ा सा नदी से सबसे लास्ट में जहाँ पहाड़ है उसके आगे जो लास्ट प्लेस है, तो वो राम मंदिर है, राम मंदिर और उसकी सराय। मैं वहाँ पहुँच गई। इस बीच इलेक्ट्रिसिटी भी चली गई थी, तो होटल जो है वहाँ पे जनरेटर चल रहा था। मोबाइल तो चार्ज कर लिया, सराय पे चली गई। सराय पे जाके देखा तो वहाँ पे नीचे जनरेटर चल रहा है, ऊपर पूरे हॉल में, सारे रूम्स में, हर जगह लाइटें हैं। प्लस खाना भी वो लोग फ्रेश गरम दे रहे हैं। प्लस रहने के लिए जो हॉल दिया है वो भी नया ही बना है, वेल इक्विप्ड है। और वहाँ पे स्टेज साइड मैंने मेरा जो है बिस्तर वगैरह लगा दिया। इस बीच उन्होंने चार्जिंग का भी मतलब अच्छे से अरेंजमेंट किया था। वैसे मेरा तो फ़ोन चार्ज था, लेकिन मतलब सारे जो वहाँ पे लोग रुके थे, गांव के लोग भी अपना घर खाली कर करके वहाँ पे आ गए थे। फिर बहुत सारे लोग पंजाब से आए थे क्योंकि शनि रवि की छुट्टियाँ थी वहाँ पे मणिकरण में गुरुद्वारा दर्शन करने के लिए। फिर बिलासपुर से कुछ लोग थे, मंडी से कुछ ग्रुप आया था, सब लोग बसें ले लेके आए थे। वो सारे लोग वहाँ पे रुके थे। 2 बड़े हॉल थे और कुछ रूम्स थे, सारे रूम्स ऑक्यूपाइड थे। तो सराय में जो है गरम फ्रेश फूड की अरेंजमेंट अच्छे से थी। पीने का पानी भी अच्छे से वो लोग दे रहे थे। वहाँ पे गर्म पानी के कुंड है, तो आप जब मर्ज़ी नहा सकते हो। और मतलब इलेक्ट्रिसिटी से लेके, एक और बात, जो जियो का जो नेटवर्क था वो काम नहीं कर रहा था। वहाँ पे टावर्स लगे हैं, लेकिन टावर को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं हो रही थी। सारे जो खंभे थे वो गिर गए थे। तो राम मंदिर वाले वोडाफोन का जो टावर है वहाँ पे जनरेटर के थ्रू अपना डीजल भेज के, जनरेटर के थ्रू थोड़े टाइम के लिए 1 घंटा 2 घंटा जो टावर है वो ऑन करते थे, मतलब नेटवर्क ऑन करते थे। इस बीच मैंने घर पे मम्मी पापा को इन्फॉर्म कर दिया कि मैं ऐसे सेफ़ जगह पे हूँ, सब कुछ फैसिलिटी है। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगा कि मैं मेरे घर पे भी, ऐसी सिचुएशन में अगर मेरा घर होता तो मैं मेरे घर पे भी इतना सेफ़ नहीं रह पाती जितना मैं राम मंदिर की सराय में थी। और ये सब चीज़ें तो मैंने नोटिस की कि ये लोग ऐसे डीजल पहुँचाते हैं, और भी पता नहीं ये लोग बैक ऑफ द कर्टेन कितनी सेवा कर रहे होंगे, कितनी सारी अरेंजमेंट कर रहे होंगे, और वो भी बिना कोई शो ऑफ किए, बिना कोई मतलब ढिंढोरा पीटे। वो लोग सारी जो बेसिक नीड्स हैं वो प्रोवाइड कर रहे थे।
फिर दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, सारे दिन उन्होंने जितना भी अपने तरफ से हो सके उतना इलेक्ट्रिसिटी और ये जो टावर है उसका अच्छे से ख्याल रखा है। दूसरी चीज़ मैंने ये नोटिस की हिमाचली लोगों के बारे में कि कितना भी मतलब कैलेमिटीज़, नेचुरल कैलेमिटी हुई हो, वो लोग अपना जो रेट है कोई भी चीज़ का वही कंसिडर करते हैं। मणिकरण में पानी, पीने का पानी ख़त्म हो गया था, कहीं पे पाइपलाइन में कुछ गड़बड़ हुई होगी, पीने का पानी का सप्लाई नहीं हो रहा था, तो बहुत सारे लोग पानी की बोतल परचेज़ कर रहे थे। अगर मैंने जो एक्सपीरियंस किया है कोई और जगह होती तो पीने के पानी के बोतल की 100 रुपये 200 रुपये तक कीमत हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे वो लोग जो 20 रुपये होता है वही ले रहे थे। कोई भी चीज़ हो, फूड पैकेट्स हो, कोई भी चीज़ ले लो आप, जो MRP थी वही ले रहे थे। दूसरा, लोग लिफ्ट भी दे रहे थे, अगर उनके कार में जगह है तो सामने से बुला लेते थे कि आ जाओ हमारी कार में बैठ जाओ, हम आपको नीचे तक छोड़ देंगे, फ्री में लिफ्ट दे रहे थे। तीसरा, जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो भी जो जरी से भुंतर तक का उनका रेगुलर डेज़ में जो रेट होता है 200 रुपये वही लिया उन्होंने। ऐसा नहीं कि चलो लूट लेते हैं, मौके का फ़ायदा उठाते हैं, है ना। तो मुझे बहुत ही श्रद्धा है हिमालय में, और मुझे तो इस बात से मुझे और फेथ बढ़ी है हिमाचल में, हिमालय के पहाड़ों में, हिमालय की नदियों में और हिमाचली लोगों में भी, कि वो मेरी केयर करता है। मुझे कुछ नहीं हो सकता, चाहे कितना भी ख़राब हो जाए, कितना भी तांडव मच जाए, मुझे कुछ नहीं हो सकता। आँखों में आंसू आ रहे हैं तो वो भी एक ग्रैटिट्यूड के लिए आ रहे हैं कि कितना संभल रहा है हिमालय मुझे, और यहाँ के लोग भी कितने अच्छे हैं। बस इसीलिए एक मन से जो कृतज्ञता का भाव है वही छलक रहा है आँखों में। अब बात आती है ये दरअसल हुआ क्यों। हिमाचल प्रदेश में एक मिनिस्टर हैं, काफ़ी यंग हैं, उनका नाम है विक्रमादित्य सिंह। उन्होंने सीधा खुल्लम खुल्ला बोल दिया था कि ये जो इस तरह की तबाही हुई है, ये एक तो सबसे ज़्यादा जो पहाड़ों में कटान होता है, यानी कि पेड़ों को काटा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो बड़ी जो इम्पोर्टेंट लकड़ियाँ मिलती है जैसे कि देवदार वगैरह, तो वहाँ से लकड़ियों का कटान अवैध रूप से किया जाता है आज भी। नंबर 2, जो नदी के किनारे अवैध खनन होता है। आप एक बात सोचिएगा, अगर आप नदी के पास में अवैध खनन करेंगे, यानी कि नीचे की मिट्टी को ढीला करते जाएंगे, वहाँ से रेत चुराने की कोशिश करेंगे, जब नदी आएगी तो वो क्या करेगी, और ज़्यादा भूमि कटाव होगा। भूमि कटाव होगा तो उसके ऊपर कोई बिल्डिंग होगी या उससे ऊपर कोई हाईवे होगा तो वो तो गिर के नीचे आएगा। तो इस कारण से उन्होंने साफ कहा है कि इस बार जितने भी ये इस तरह के भू माफिया हैं, इनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा सरकार की तरफ से। और नंबर 2, इसमें कुछ गलती जो है बहुत सारे, जिसको कह सकते हैं आप, होटलियर्स की भी थी। वो वाले लोग जिन्होंने हाईवे के किनारे ज़मीन ली और उससे काफ़ी दूर जाके नदी थी, लेकिन उन्होंने नदी तक इंक्रोच किया, कहीं वॉल खड़ी कर दी नदी के बिल्कुल पास में से, और होटल को एक छोटे से 4 बीसवा की जगह थी, 4 बीसवे की जगह वो 10 बीसवा बना दिया। तो यानी कि ये भी एक बहुत बड़ा कारण रहा, क्योंकि नदी के बहाव को जगह नहीं मिली, क्योंकि वो कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था। अब ये इतना पानी आता कहाँ से? ये दरअसल आता है, बहुत सारे लोग जानते होंगे इस टर्म को, कि पहाड़ों में बादल फटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती है। अब ये बादल फटता कैसे है? दरअसल होता क्या है, आप एक सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करेंगे, बादलों से जो पानी है वो बारिश की तरह बूंदे ना गिर के एकदम से बिल्कुल बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी गिर दिए, समझ लीजिए एक नदी की तरह से पानी गिरता है, और वो एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके गिरता है। अब सबसे पहले आप सोचिएगा, इतना पानी अगर एक इतने ऊंचाई से इतने प्रेशर में गिरेगा, तो अब आगे जहां जहां वो जाएगा, सबसे पहले जमीन से टकराएगा, उसके बाद जहां जहां वो जाएगा तो वो सब कुछ ही बहा के लेके जाएगा। इसका जो वीडियो है ये आप ध्यान से देखिएगा, ये बादल फटा है और कितना खतरनाक तरीके से पूरी नदी जो है बह के आ रही है। ओ भाई, ओए भाई, भागो। इस तरह
कि जब बादल फटते हैं अलग अलग इलाकों में, बारिश और ऊपर से हो रही है, कई जगह पे बारिश हो रही है, नालों पे उफान है और बादल फट रहे हैं, तो नीचे जो मेन नदी होती है, दरअसल जैसे ब्यास रिवर है या सतलुज रिवर है, वो बहुत सारे छोटे नदी नालों से होके बनते हैं। छोटी छोटी नदियाँ जो है उसमें पानी भेजती हैं, और अगर उसमें साथ में जो बादल फटे हैं पीछे वो वाला पानी भी आ जाए और उसके लिए स्पेस ना हो, तो वो तो तबाही का कारण होगी ही। हिमाचल प्रदेश में और प्रकृति ने एक और सबसे बड़ा जो हम लोगों को उत्तर दिया है, वो दिया है ये वाला। आप इस वीडियो में देखिएगा कि यहाँ पे इस पुल के ऊपर कितनी बोतलें, कितने पॉलीथीन, जो सब का सब हमने नदी नालों में फेंका था, वो प्रकृति ने इस पुल के माध्यम से हमको वापस दिखाया है कि ये आपने मुझे दिया था, ये आपको मुबारक। तो इस आपदा के लिए कहीं ना कहीं जो हम लोग हैं, यानी कि जो इंसान हैं, वो जिम्मेवार हैं। कहीं अवैध कटान चल रहा है, कहीं पे हम पहाड़ों को काट रहे हैं, कहीं पे हम पेड़ों को काट रहे हैं, और नंबर 2 हम जो है नदी का जो बहाव है उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं पे हम लोग नदी के पास में जो है हम खुद अपनी वॉल लगा के अपनी ज़मीन को थोड़ा सा बड़ा करने की, यानी कि नदी में जो है जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक इंसान को एक सीख थी, सबक थी, लेकिन ये जो सीख है, ये जो नेचर ने हम लोगों को दिखाया है, ये इंसान को सच में बहुत महंगा पड़ा। इसमें बहुत सारी जानें भी गई, इसमें जान माल का बेहद नुकसान हुआ है। आपने देखा जो गाड़ियाँ थी वो किस तरह से बह रही थी, जैसे खिलौने बहते हैं उस तरह से बह रही थी। इसके अलावा हम लोगों के लिए एक सीख कि हम लोग प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ ना करें। नेचर बहुत खूबसूरत है, नेचर को दूर से निहारें। इंसान सभ्यता के साथ में रहे, क्योंकि इंसान अगर सभ्य रहेगा तो नेचर इंसान को क्या गिफ्ट दे सकता है ये हम सोच भी नहीं सकते हैं।